बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। याद करो अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ी थी। वहां क्या सीखा था? रिलेशन बिटवीन y एंड x। अगर y और x के बीच में रिलेशन निकालना है तो अब सबसे पहले अपन x की इक्वेशन निकालें इन टर्म्स ऑफ टाइम, y की इक्वेशन निकालें इन टर्म्स ऑफ टाइम, फिर टाइम को एलिमिनेट करें और y और x की इक्वेशन एस्टेब्लिश कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वापस कोई जनरल पॉइंट कंसिडर करता हूँ, सपोज बच्चों यह पॉइंट अपना कोई जनरल पॉइंट है जिसका कोई कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट इज y। अब बच्चों x और y की वैल्यू क्या होगी? क्या x इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, बिल्कुल, एंड y इज द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। तो बच्चों मेरे पास x और y ढूंढना है। x क्या था? x अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था विच इज इक्वल टू ux इनटू t, तो ux की वैल्यू कितनी u, तो अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ut, तो अपन ने डायरेक्ट लिया x इक्वल टू ut। सिमिलरली फॉर वर्टिकल मोशन, क्या ये जो y है इस y के लिए अपन ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी थी, तो अपना आंसर आया था y इक्वल्स टू माइनस हाफ gt स्क्वायर। बच्चों ये भी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ये भी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है कि आप लोग को टाइम को एलिमिनेट करना होगा। तो अपन नेक्स्ट लाइन में वही लिख रहे हैं यहाँ पर x t इक्वल्स टू x बाई यू। क्या यहाँ से मेरे को t की वैल्यू मिल गई x बाई यू। इस t की वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या ये जो इक्वेशन बन गई ये y और x के फॉर्म में बनेगी। तो देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस हाफ g t की जगह x बाई यू का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पर अब आप देख सकते हैं टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर t नहीं आ रहा, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल्स टू 1g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। क्या अपन यहाँ से कह सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर? बिल्कुल। और सर आकर बच्चों को याद होना चाहिए कि अपन ने इस बात में डिस्कशन किया था कि जब भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। और माइनस आ रहा है मतलब इन्वर्टेड पैराबोला होगा, और ओपनिंग जो होगी अपन कह सकते हैं इसकी पावर 1 होती है, नीचे की तरफ होगी। तो बच्चों कुछ ऐसा पैराबोला ही बन गया। इसलिए अपन ने पहले भी बोला था इसका पाथ कैसा है? पैराबोलिक, और यहाँ से वो प्रूफ भी हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जैसे हम लोगों ने ग्राउंड और ग्राउंड के लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज और मैक्सिमम हाइट हमने पढ़ा था, तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट्स हैं, पर ये रिजल्ट्स बहुत आसान है जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ फ्लाइट आप नोटिस कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करें? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करें? वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, जब ये पार्टिकल फेंका गया और जब ये यहां पर आके टकराया कुछ इस लोकेशन पे, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमारा आंसर होगा कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जो कि वेक्टर s हमने बताया। बिल्कुल सर। अब बच्चों इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस डिस्प्लेसमेंट में ये वाला जो पार्ट है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा और ये कौन होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों याद कीजिए, 1D मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज टेकन एज ओरिजिन, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो बच्चों अगर मैं इस हाइट को h मान लूं तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या बोलना चाहिए? माइनस h। अब देखिए बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जैसा मैं बोल रहा था कि आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो बच्चों अगर मैं h जानता हूं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और प्लस की जगह यहां पे माइनस ay इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि एक्सेलरेशन कहां है? डाउनवर्ड्स। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, sy की जगह क्या रखा? माइनस h, जिसका मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। uy बच्चों 0 था जैसा कि डायग्राम में भी मेंशन है, तो ये कैंसिल, ये माइनस हाफ gt स्क्वायर। बच्चों इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो t की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2h बाई g। बच्चों को जाना पहचाना सा है, बिल्कुल सर। मतलब इस तरह का डिस्कशन हम लोग पहले देख चुके हैं कहीं कि अगर बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी 0 से ड्रॉप कर दे और h हाइट से नीचे उसको गिराएं तो नीचे आने में उसको कितना टाइम लगता था? रूट ऑफ 2h बाई g। और सिमिलर ही यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है रूट ऑफ 2h बाई g। बिल्कुल। तो बच्चों यहां पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं और ऑब्जर्व कीजिए वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है। मानकर चलिए कि ये एक कोई हाइट है h, एक पार्टिकल है जिसको हम लोगों ने ड्रॉप किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक पार्टिकल है सेकंड जिसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया फ्रॉम द सेम हाइट, तो इसकी भी इनिशियल वर्टिकल 0 थी और इसकी भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0। बच्चों क्वेश्चन क्या है जल्दी से सुनिए कि सेम हाइट से दो पार्टिकल को इस तरह से मोशन दिया गया है कि एक को तो फाइनली ड्रॉप किया गया है नीचे की तरफ
और एक को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका गया है। दोनों ही केस में दोनों पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तो सोच के बताइए दोनों में से पहले ग्राउंड पर कौन पहुंचेगा? दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे सर। दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे, बिल्कुल बच्चों, क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? 0। और दोनों को ग्राउंड पर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटी। तो दोनों का मोशन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी कंडक्ट कर रही है और दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो दोनों का जो वर्टिकल मोशन होगा वो सेम टाइम में कंप्लीट होगा। मतलब जितनी देर में ये नीचे यहां पर पहुंचेगा उतनी ही देर में ये भी नीचे पहुंचेगा। बस फर्क इतना है कि ये वहीं के वहीं नीचे गिर जाएगा और ये थोड़ा सा आगे जाके नीचे गिरेगा। कारण क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन भी है। पर आपको याद है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन कभी भी एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो वही चीज बच्चों लास्ट में लिखी है, रीड कीजिए क्या है। When two particles start from same height like this, one is dropped फर्स्ट पार्टिकल की तरह एंड अदर इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद सम हॉरिजॉन्टल स्पीड एट द सेम टाइम। मतलब ये तो टाइम टेकन बाय बोथ द पार्टिकल्स टू रीच एट ग्राउंड इज सेम। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट नोट है और इसकी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल सकते हैं, इस बात को आप यहां पर ध्यान रखें। बिल्कुल सर। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। याद करो हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये जो पूरा है ये कितनी हो गई रेंज? क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहां पर है, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग यहां पर है, यहां से यहां तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोल दिया अपन ने? रेंज। अब बच्चों रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का है। इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है, मुझे वाई कोऑर्डिनेट पे ध्यान नहीं देना। इसका मतलब ये जो r है, इस r को मैं डिस्प्लेसमेंट x भी कह सकता हूं, जिसको आपने कुछ देर पहले सीखा था, x इज इक्वल टू ux इनटू t। अब बच्चों ux ध्यान दीजिएगा ये x है, ये ux इज इक्वल टू u मान लिया गया है। अगर बच्चों ux u के बराबर है तो क्या मैं ux को लिख सकता हूं u और x को लिख दिया मैंने r, तो r हो गया ux इंटू t एंड ux की वैल्यू क्या लिख दी? u। बच्चों ये t क्या है? यहाँ पर स्मॉल t लिखा था, यहाँ कैपिटल T लिख दिया। समझना अभी तक तो अपन जनरल किसी पॉइंट की बात करते हैं, इस बार बिल्कुल अपन लास्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का जो टाइम होता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जिसको आपने जस्ट पढ़ा। तो यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम यूज हुआ वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का हुआ वही तो रेंज है। तो रेंज इज इक्वल टू यू इनटू कैपिटल T वेयर T इज टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका फॉर्मूला क्या सीखा? √2h/g। तो लिख सकते हैं u इनटू √2h/g। ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। और बच्चों ये जो इक्वेशन है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नोटिस कीजिए कि इस इक्वेशन में वो सारी क्वांटिटीज हैं जो अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ी है। मानकर चलिए मुझसे बोला गया रेंज निकालो, तो रेंज की इक्वेशन इटसेल्फ। मुझसे बोला गया इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालो u। हमसे पूछा गया कितनी हाइट से उसको वहां पर प्रोजेक्ट किया गया था, तो h। हमसे पूछा गया क्या टाइम ऑफ फ्लाइट रहा होगा, तो √2h/g। तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम लोग इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज्यादा यूज हमें इस इक्वेशन को करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस के दौरान हमको पता लगेगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। A body is projected horizontally from top of a tower with a speed 30 meter per second. Then after 2 seconds find out displacement vector and velocity vector. बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमसे पूछा गया है, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन बनाकर यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको अगर एक डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करें। लेट अस कंसीडर ये कोई हाइट है जहां से हमने बॉडी को स्टार्ट किया, और लेट अस कंसीडर ये वो बॉडी है जिसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, जिसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है? 30 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों जब इसको प्रोजेक्ट किया होगा तो कुछ ऐसा इसका पाथ रहा होगा। बिल्कुल सर। अब नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में बोला गया एट एनी टाइम 2, मतलब आफ्टर टाइम 2 सेकंड हमें कैलकुलेशन करनी है। मान लेते हैं कि 2 सेकंड बाद बॉडी यहां पर आ जाएगी। इन जनरल हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया है यहां पे कि 2 सेकंड बाद बॉडी यहां पर आ जाती है। तो बच्चों बॉडी जब यहां पर आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये होगा, और वेलोसिटी अगर अपन मार्क करें तो कुछ इस तरह से। बिल्कुल सर। बच्चों नोटिस कीजिए जब फेंका था तो वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, पर थोड़ी ही देर बाद जब हम लोगों ने देखा तो अब इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। और अब आप जानते हैं कि ये 2 कंपोनेंट क्यों होंगे। एक कंपोनेंट जो होगा इसका हॉरिजॉन्टल वो तो 30 ही होगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता, और वर्टिकल किसकी वजह से होगा? इसका आंसर आप सभी को पता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी।
बच्चों बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, आपको पता है 2 सेकंड में वर्टिकल वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 से बढ़ेगी तो 2 सेकंड में 20, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं 20। बिल्कुल पर ठीक है, अभी अपन डायरेक्टली ना करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर सॉल्व करते हैं, uy प्लस ay इंटू टी। बच्चों इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -10 और टाइम की वैल्यू 2, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ गई -20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अगर हम इसको वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 30 आई कैप और ये हो जाएगा -20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये था इसका वेलोसिटी वेक्टर। बच्चों अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों अपन डायरेक्टली निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बच्चों 30 और टाइम है 2 सेकंड, तो 30 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 60 मीटर। और y के लिए बच्चों अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। uy कितना है 0, तो रह जाएगा हाफ ay जिसकी वैल्यू है -g इंटू टी स्क्वायर। बच्चों -10 इसकी वैल्यू है, g की वैल्यू अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो t की वैल्यू 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा -20 मीटर। सो हियर द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, x i कैप और y की वैल्यू कितनी आई है -20 और ये j कैप और ये हो जाएगा मीटर। बच्चों ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और यहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सर। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ध्यान दीजिएगा। A body is projected horizontally from top of the tower of height 490 meter with speed 98 meter per second. Then find out time of flight, range, angle with which it hits the ground. बच्चों ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, बिकॉज किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। तो आपस वही कंसीडर कर लेते हैं। सपोज बच्चों एक जनरल डायग्राम बनाते हैं कि कोई हाइट है, उस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया और जब उसको प्रोजेक्ट करा तो हाइट थी 490 मीटर और जो स्पीड थी वो है 98 मीटर पर सेकेंड। सर क्या यहाँ बोल सकते हैं कि 98 है तो 9.8 ले लेना चाहिए? बिल्कुल सर, यहाँ पर सर ने क्या इंडिकेशन दिया ध्यान दीजिएगा। अगर ये स्पीड 98 है, ये भी 490 और ये 490 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 9.8 के मल्टीपल्स में है। और 9.8 वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज अपने को जी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर जी यहाँ पर आप 10 ले लोगे तो आंसर कुछ अच्छा सा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है 9.8, बिकॉज जो डेटा है वो 9.8 से बहुत ईजी हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज का वो समझना। ये अपना ग्राउंड, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। बच्चों h की वैल्यू 490, तो आई कैन पुट द वैल्यू दैट इज 2 इंटू 490 अपॉन 9.8। बच्चों ध्यान दीजिएगा, और क्या 2 इंटू 490 बन जाएगा 98 अपॉन 9.8 का 98 ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया पॉइंट हटने पे। बच्चों ये 98 से 980 10 टाइम्स गया, 10 10 100 हो गया, तो आंसर हो गया 10 सेकंड्स। इसका मतलब मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, तब दूसरा बच्चा रेंज। क्या रेंज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, और इसको मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू ux इनटू t। बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ux? 98। आई कैन से दिस इज ux। तो डायरेक्टली यहां लिख देता हूं 98 इनटू t इज 10। तो क्या यहां से ये अभी आ गया 980 मीटर पर सेकंड, सॉरी ओनली मीटर, सॉरी रेंज है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट है एंगल विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। बच्चों क्या कहते हो, क्या ये जब गिर रहा होगा तो क्या बिल्कुल वर्टिकली टकराया क्या? नहीं। कैसे मैंने बोला नहीं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास हमेशा है और वर्टिकल वेलोसिटी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आई है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये आगे की तरफ भी होगा और वर्टिकल है तो नीचे की तरफ भी होगा। तो जब ये टकराएगा ग्राउंड को कुछ एंगल पे ऑब्लिकली। बिल्कुल सर। तो ऑब्लिकली टकराएगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। इस डायरेक्शन का अगर बात पूछा गया कि एंगल विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अगर ये बच्चों ये एंगल अल्फा मुझे निकालना है तो मुझे 100% मालूम है, अगर मैं इसको यहां पर अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये अपना v वेक्टर है और ग्राउंड से ये एंगल कितना बन गया अल्फा। बच्चों ये हो जाएगा इसका vx और ये हो जाएगा vy। और कुछ देर पहले हमने समझाया था आपको कि 10 अल्फा की वैल्यू पर निकाल सकते हैं, दैट इज vy बाय vx।
अब बच्चों वी कैसे निकाले, याद करो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई 0 है बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो बचा क्या ए वाई टी। ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस जी दैट इज माइनस 10 इंटू टी इज 10, टी इज 10 टाइम ऑफ फ्लाइट, तो लिख सकते हैं माइनस जी इंटू टी। अब बच्चों ठीक है, यहाँ पर जी की वैल्यू मैंने 10 लिख दी थी, कट कर दूँ यहाँ पर, बस ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर वी वाई बाई वी एक्स है, वी वाई की वैल्यू क्या थी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। क्या यू वाई 0 बचा क्या ए वाई टी दैट इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, जी इज 9.8 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10, तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू माइनस 98 बिल्कुल अपॉन वी एक्स। क्या वी एक्स हमेशा 98 यूएक्स के बराबर है, तो क्या ये 98 हो गया। बच्चों वैल्यू आ गई, कैंसिल होने के बाद -1, 10 अल्फा इज -1, इसका अल्फा इज इक्वल टू -45 डिग्री। बच्चों ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से क्लॉकवाइज है, और जैसा आपको सर ने बोला था क्लॉकवाइज से तो नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज से तो पॉजिटिव आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका एंगल कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो बच्चों हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर ये नेगेटिव ना हो, ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए है कि ये हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज एंगल आया है, तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है अल्फा इज 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, या फिर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। तो आपके पास तीनों आंसर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जिसमें लिखा हुआ है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 4500 मीटर विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम इट, फाइंड आउट। नंबर 1 टाइम टेकन, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेंज। बच्चों इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग डायग्राम से शो करते हैं। मानकर चलिए बच्चों कि यहां पर एक एरोप्लेन है, यहां पर एक एरोप्लेन हमको दिया है, हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों हमें क्वेश्चन में दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन में बोला गया जिस हाइट पर ये उड़ रहा है वो हाइट है कितनी, 4500 मीटर। अब बच्चों क्वेश्चन में हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है मोशन अंडर ग्रेविटी के टाइम पर, कि अगर किसी भी पार्टिकल को मूविंग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए तो उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होती है एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉप। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों ने यहां से किसी भी पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को, पैकेट को रिलीज किया होगा, तो इस एरोप्लेन की वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल है और पैकेट अगर यहां से रिलीज कर रहे हैं तो पैकेट का मोशन कुछ ऐसा रहा होगा। मतलब पैकेट की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रही होगी जो कि इस एरोप्लेन की है। तो इसका मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि पैकेट की हॉरिजॉन्टल और प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ड्रॉप करते टाइम उसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन था, और जिस हाइट से गिराया गया वो कितनी है, 4500 मीटर। अब बच्चों पूछा गया टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच एट ग्राउंड। तो बच्चों हम लोगों ने टाइम का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था, दैट इज रूट ऑफ 2h बाय g विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड बच्चों h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 4500, और g की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब बच्चों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 450 इंटू 2 900, और 900 का रूट कितना हो जाएगा, 30। तो t की वैल्यू आ गई 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पर आकर गिरेगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जहां से इसको ड्रॉप किया वहां से नीचे आने तक इसने कितनी हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कवर की, यानी कि रेंज हमसे पूछी जाती है। अब बच्चों रेंज हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों ने रेंज के लिए क्या सीखा था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों आया है 30, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू बस इतना सा ध्यान रखना था कि अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी पार्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि ड्रॉप करने के टाइम पे थी उसके बराबर होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली from same height as shown in figure, then find out the time after which their velocities will be perpendicular to each other। बच्चों यहाँ पर बोला है velocities will be perpendicular to each other। तो बच्चों याद करो ऐसा कोई क्वेश्चन सर अपन ने कराया था, बिल्कुल सर। तो क्या यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में करा था, जहां पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और किसी टी टाइम पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, और उसको सॉल्व करने के लिए सर अपन ने उनका डॉट प्रोडक्ट करके जीरो के बराबर किया था। तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ वैसा ही आपको करना है, पर अगर आप ध्यान दें तो इनिशियली क्या यहाँ पर दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री है। इसका मतलब जब दोनों के पाथ ऑब्जर्व करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल इधर का पाथ होगा,
इसका हॉरिजॉन्टल पाथ इधर होगा, इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर पाथ में मूव करेंगे। पर ऐसा कोई टाइम इंस्टेंट टी होगा जब इसकी वेलोसिटी का वेक्टर और इसकी वेलोसिटी का वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आप बोलोगे सर वो तो दोनों नीचे जाएंगे ना, पर बच्चों उनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एंगल 90 डिग्री बन सकता है। देखे क्या इस टी टाइम इंस्टेंट पर पार्टिकल यहां पहुंचा था, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा था, और इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर को पीछे एक्सटेंड करा तो एंगल बन गया था 90 डिग्री। तो बच्चों किस टाइम की बात कर रहे हैं? टी टाइम की, और ये भी टी टाइम की। और बच्चों इनिशियली टाइम क्या ले लेते हैं? 0। तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? टी। बच्चों यहां पर जो इसका वेक्टर होगा वेलोसिटी वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं वी ए वेक्टर, और इसको भी मैं लिख सकता हूं वी बी वेक्टर। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है? फाइंड द टाइम। कितने टाइम बाद ऐसा, कितने टाइम के बाद ऐसा हुआ, मतलब ये टी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले अपन चेक करते हैं वी और बीवी की वैल्यू क्या हुई। अभी बच्चों अपन ने सीखा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी वेक्टर जनरल फॉर्म में क्या लिखा जाता है? v इक्वल्स टू u i कैप माइनस जी टी जे कैप। पर बच्चों उसमें हमेशा अपन ने अभी तक u की वैल्यू प्लस आई कैप में मानी थी, पर यहाँ पर एक माइनस आई कैप में एक प्लस आई कैप में, तो उस फॉर्म में अपन इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? वीबी वेक्टर की बात करें, क्या वीबी वेक्टर इक्वल्स टू यू टू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। बच्चों ये जो u2 था ये पहले से प्लस आई कैप में है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बात करें अपन वी ए वेक्टर की। अगर मैं वी ए वेक्टर को यहां लिखूंगा तो वी ए वेक्टर होगा क्या? इसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस आई कैप, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा माइनस u1 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अब बच्चा आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मोशन डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप आएगा, और लेफ्ट साइड हो रहा है तो माइनस आई कैप भी आएगा। सर ये बिल्कुल अपना माइनस u1 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस जी टी जे कैप। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? u2 आई कैप, या अपन इसको u2 आई कैप, और नीचे वाला हो जाएगा माइनस जी टी जे कैप। बच्चों ये तो अपन ने इसको मार्क कर दिया। अब अपने को बोला है दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वी ए वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आएगा? u2 और u1 का, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं माइनस u1 u2। बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या थी? ध्यान दीजिएगा, दोनों में माइनस जी टी है, तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आई कैन से प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया इक्वल टू 0। बच्चों यहां से अपन इस u1 u2 को इधर लिया है, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू u1 u2। तो बच्चों यहां से t की वैल्यू आ जाएगी u1 u2 अपॉन जी स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो बच्चों ये अपना हो सकता है कि किसी इक्वेशन में जी स्क्वायर बाहर आके भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो तो आप उसको बाहर भी ला सकते हो। तो बच्चों ये वो टाइम है जब दोनों के वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे।